नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सख्त की हेडलाइंस पर। सीएम सोरेन ने 17 विभागों की समीक्षा बैठक, सुस्त पड़ी योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। कहा, इस बैठक को और भी पहले करने की थी जरूरत। मधेपुरा पंचायत चुनाव की मतगणना जारी, 17 पंचायतों में हुए चुनाव की हो रही मतगणना। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। रांची में 25 मंजिला इमारत से युवती ने लगाई छलांग, इमारत से कूदकर युवती ने की खुदकुशी। खुदकुशी के कारणों का नहीं पता चल सका। नालंदा में हथियार तस्करी का हुआ खुलासा, अवैध हथियारों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। और सिवान में आकाशीय बिजली गिरने से हुआ हादसा, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में 8 घंटे तक 17 विभागों के राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सुस्त पड़ी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसान क्रेडिट कार्ड और पशुधन योजना की प्रगति पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों को केसीसी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए सोलर पावर प्लांट को बढ़ावा देने का निर्देश भी दिया। इस दौरान 15 अक्टूबर तक सभी जरूरतमंद लाभुकों को आवास योजना के तहत घर देने के लिए भी निर्देश दिए गए। साथ ही हड़िया बेचने वाली महिलाओं के लिए आजीविका के अन्य साधन उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। बता दें कि बैठक में मुख्य सचिव समेत सभी जिलों के डीसी, डीडीसी भी मौजूद नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस बैठक को और भी पहले करने की जरूरत थी। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी तो समीक्षा करके निकले ही हैं। अगर उन सबको बताना शुरू करो तो एक और समीक्षा आपके साथ हो जाएगी। कुल मिलाकर आज की चर्चा में राज्य के हालात पर नजर दौड़ाई गई, कई निर्देश दिए गए, कई चीजों में कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। कई योजनाओं की गति धीमी है, उन योजनाओं में गति देने की बात कही गई है। राज्य में शांत वातावरण रहे, विधि व्यवस्था बेहतर रहे, इस पर चर्चा हुआ। कुल मिलाकर के आज दिन भर के इस मैराथन में राज्य की एक झलक हम लोगों को देखने को मिला। इसका अब अगली जब बैठक होगी उस पर परिवर्तन आपको, या उस समय हम बहुत कुछ कह रहेंगे, आप लोग के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। अभी चूंकि कोविड संक्रमण स्थिति रही है, कोविड को लेकर के तो संतोषजनक ही स्थिति है, लेकिन कार्य योजनाओं को लेकर कुछ निराशा जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं कि निराशा है तो आशा छूट गया, ऐसा नहीं है। शायद आज की जो ये मीटिंग है, आज की जो चर्चा थी, ये चर्चा थोड़ी सी और पहले होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज भी हमारे हाथ में वक्त है, इस चीज को रिबिल्ड हम लोग कर लेंगे। जिलावार नहीं, पूरे राज्य के संदर्भ में है। एक एक जिला का आज चर्चा नहीं था, पूरे राज्य का चर्चा था। तो ये राज्य के संदर्भ में ओवरऑल एक ही
निर्देश है। यहां के गरीब, मजदूर, किसान, यहां के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, यहां के लोगों के लिए विकास योजनाओं में गति देना, और जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों का सभी पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए सभी कामों को जल्द पूरा करने का निर्देश। बढ़ते आगे, जहां झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सिमडेगा दौरे पर हैं, जहां पर वो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रह चुके राम नारायण सिंह रोहिल्ला के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। बता दें कि इससे पहले वो सदन कार्यालय पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सिमडेगा जिला कांग्रेस कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और जिले में आने वाले दिनों में और भी बेहतर कार्य होंगे। उनका सिमडेगा जिले के दोनों विधायक कांग्रेसी हैं, ऐसे में यहां के लोगों की उम्मीदें बड़ी हैं और आगे भी संगठन मजबूती के साथ काम करेगा। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया जाएगा। खाली पदों पर जल्द से जल्द बहाली होगी। वहीं इसके अलावा बारिश के चलते जिन किसानों के फसलों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी सरकार करेगी। सरकार किसानों को लेकर काफी गंभीर है, जल्द ही इस मामले में सार्थक पहल सरकार की तरफ से की जाएगी। देखिए, दुखद स्थिति में आज आए हैं और निश्चित रूप से जो एक बहुत कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ और गांधीवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राम नारायण रोहिल्ला जी का आज श्राद्ध क्रम है, उस सिलसिले में हम आए थे और हमने पहले ही आग्रह कर दिया था कि किसी भी तरह का कोई स्वागत कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि हम शोक के कार्यक्रम में आए हैं। और जहाँ तक जिला की बात है तो जिला आप जानते हैं, यहाँ जिला कांग्रेस किस तरह का काम कर रही है कि दो विधायक हमारे यहाँ से जीत करके गए थे और लगातार हम लोग पहले भी और अब भी संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। जो डायरेक्टरेट है सबसे वो चिन्हित कर दिया गया, रोस्टर भी तैयार कर दिया गया है और शीघ्र ही सक्षम जो एजेंसी है जो परीक्षाएं कंडक्ट करेगी उनको हम निर्वाचन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है और आने वाले दिनों में जो कमी है वो आपको भरपाई चाहे सीधी भर्ती से हो या फिर कोई वैकल्पिक उपाय हो उसके द्वारा हम करते हैं। जिस तरह से मौसम का मार्ग इस पर पड़ रहा है, बारिश आना जाना लगा है, ऐसे में कृषि अगर किसानों को दिक्कत होती है और खासकर सिमडेगा में जहां हाथियों के द्वारा यहाँ किसानों की फसल को रौंद दिया जा रहा है, तो यहाँ किसानों को किस तरह से मदद पहुंचाई जाएगी। और अब बात मधेपुरा की करेंगे, जहां सदर प्रखंड के 17 पंचायतों में हुए पंचायत चुनाव की मतगणना टीपी कॉलेज में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। इसमें जिला परिषद के 2 मुखिया और सरपंच के 17, पंचायत समिति के 22, वार्ड सदस्य के 227 और पंच के 165 पद पर खड़े उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। बता दें कि मतगणना के लिए कुल 14 टेबल बनाए गए हैं, जिसमें पंचायतवार मतगणना का काम जारी है। वहीं साहूगढ़ 1 पंचायत से मुखिया प्रत्याशी नंदिनी राम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निवर्तमान मुखिया शीतल राम को 1755 वोटों से पराजित किया है। बता दें कि निवर्तमान मुखिया शीतल राम को 1360 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि नंदिनी राम को 3115 मत मिले हैं। वहीं इस दौरान साहूगढ़ 1 पंचायत में अप्रत्यक्ष रूप से कई दिग्गज अपने 7 गांव मुखिया प्रत्याशी को जिताने में लगा दी थी, लेकिन इस दौरान इन्होंने बढ़त बना ली है। पूरा प्रखंड के 17 पंचायत की मतगणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बराही पंचायत से शुरू हुआ है और इसी बार क्रमबद्ध जो है 17 पंचायत का चुनाव के पश्चात जो मतगणना का कार्य है वो किया जाएगा। अभी बराही पंचायत का मतगणना कार्य पूर्ण हो गया है और साहूगढ़ प्रथम का
मतगणना प्रारंभ हुआ है। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से लोग जो है क्रमबद्ध होकर के अपने अपने बारी का प्रतीक्षा करते हुए मतगणना कक्ष में जा रहे हैं और मतगणना शांतिपूर्ण हो रही है। वहीं सहरसा जिले के कैरा प्रखंड में भी 29 सितंबर को हुए मतदान की गणना अब शुरू हो गई है। शहर के जिला हाई स्कूल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बता दें कि मतगणना हॉल में प्रवेश करने वाले लोगों का पहले मेटल डिटेक्टर मशीन से उन्हें चेक किया जा रहा है। वहीं मतगणना हॉल के बाहर मेटल डिटेक्टर द्वार भी बनाया गया है, जिससे होकर लोगों को मतगणना हॉल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति है। बता दें कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। वहीं कैरा प्रखंड के 12 पंचायतों की मतगणना होगी, जिसमें जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य की वोटों की गिनती ईवीएम से होगी। सरपंच और पंच पद की गिनती मतपत्र से होगी। कैरा प्रखंड के कुल 12 पंचायत के 339 पदों के लिए 1176 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। बता दें कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से 100 मीटर के एरिया में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही पूरा मतगणना हॉल परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। बता दें कि मतगणना केंद्र के आसपास रहने की किसी को भी इजाजत नहीं है। आदेश के उल्लंघन करने वाले वैसे व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और काफी तेज गति से चल रही है और सभी एजेंट्स को घुसने की व्यवस्था की गई है। हमारे कर्मी यहाँ पे हैं, पुलिस पदाधिकारी सभी हैं। सभी लोग को अच्छी सुविधा दी जा रही है और अब तक कुछ पंचायत का रिजल्ट भी अभी अनाउंस हो चुका है। तो जिस तरह से जिस स्पीड से चल रहा है, हमें लगता है कि 4-5 बजे तक काउंटिंग समाप्त हो जाएगी। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार शरीफ के नालंदा कॉलेज में दूसरे चरण के चुनाव के मतगणना का कार्य भी शुरू हो चुका है। गिरियक और थरथरी प्रखंड के कुल 14 पंचायत के जनप्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला आज हो सकेगा। ऐसे में व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सदर डीएसपी और एसडीओ ने खुद कमान संभाली है। बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए शहर में कई जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। साथ ही साथ प्रत्याशियों के गाड़ियों के लगाने के लिए अलग से सोगरा कॉलेज के मैदान में पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। इस दौरान सदर एसडीओ कुमार अनुराग का कहना है कि सभी पदों के लिए अलग अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है। शांतिपूर्ण तरह से मतगणना चल रही है। वहीं सदर एसडीपीओ डॉक्टर शिवली नोमानी ने बताया कि मतगणना केंद्र के अंदर से लेकर बाहर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर अतिरिक्त बलों की तैनाती भी की गई है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को रेगुलेट किया जा रहा है। पूरी शांतिपूर्वक है, सब जगह पे सभी अभिकर्ताओं के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है और सब निगरानी में अब अपने देख रहे हैं जिनका भी जो भी पद है उसके अभिकर्ता और जो अदरवाइज कैंडिडेट खुद आए हैं वो सभी मतगणना की प्रोसेस को खुद अपनी आंखों से भी देख रहे हैं और पूरी व्यवस्था की गई है, शांतिपूर्वक चल रहा है। जितने भी मतगणना से रिलेटेड प्रत्याशी इत्यादि जो भी लोग यहाँ आए हैं उन लोगों के वाहन की पार्किंग हम लोगों ने सोगरा हाई स्कूल में करवाया है और सभी चौक चौराहे जहाँ भीड़ लगने की संभावना है वहाँ पुलिस और मजिस्ट्रेट की विशेष प्रतिनियुक्ति है। ट्रैफिक को हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं। जो मतगणना स्थल का जो गेट है नालंदा कॉलेज, जैसा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ हम लोग 100 मीटर राइट और लेफ्ट में किसी भी परिस्थिति में भीड़ यहाँ जमा नहीं है, उसको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे टाटा सन्स की। जी हां, टाटा सन्स ने एयर इंडिया पर लगी बोली अब जीत ली है। दरअसल इस बिड पर बहुत लंबे समय से टाटा सन्स की नजर थी, जिसको अब टाटा सन्स ने बोली जीत ली है। एयर इंडिया का टाटा का एयर इंडिया हो गया है। दरअसल टाटा की इस समय तो एयरलाइंस में स्ट्रेक है। इस डील से 68 साल बाद एयर इंडिया फिर टाटा की हो गई है। एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए ये राहत की खबर है। बता दें कि एयर इंडिया के लिए पैनल ने टाटा ग्रुप को चुना था। एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप के साथ साथ स्पाइस जेट के अजय सिंह ने भी बोली लगाई थी। बता दें कि जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइन की स्थापना की थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विमान सेवा पर रोक लगा दी गई थी। विमान सेवाएं बहाल हुई तो 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। 1947 में एयर इंडिया की
49% हिस्सेदारी सरकार ने ले ली थी। वहीं 1993 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और कंपनी के फाउंडर जेआरडी टाटा से मालिकाना हक खरीद लिया। इसी के बाद इसका नाम एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड रख दिया गया। अब 60 साल बाद अपनी ही कंपनी को टाटा सन्स ने वापस खरीद लिया है। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2021 तक एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, यानी दिसंबर तक ये कंपनी टाटा सन्स को सौंपी जा सकती है। बता दें कि एयर इंडिया के लिए सरकार ने फाइनेंशियल बिड्स मंगवाई थी। ये सरकार के विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा भी है। सरकार एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को अपनी 100% हिस्सेदारी, जबकि ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS की 50% हिस्सेदारी बेचेगी। और अब बात राजधानी रांची की करेंगे, जहां लालपुर थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मार्केट के सामने 25 मंजिला इमारत से एक युवती ने कूदकर खुदकुशी कर ली है। युवती की पहचान विनीता कुमारी के रूप में की गई है, जो जेवियर कॉलेज की छात्रा थी। बता दें कि बरियातू की रहने वाली वह युवती बताई जा रही है। युवती ने इमारत से छलांग क्यों लगाई, पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। लेकिन लालपुर थाना अंतर्गत यह मामला प्रकाश में है, जिसमें एक युवती जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि एक 25 माले की बिल्डिंग है, उसके किसी फ्लोर से वो कूद करके उन्होंने आत्महत्या की। अभी घटना हमारे संज्ञान में आई है, जो भी पूरी एफएसएल की टीम जो है उसको भेजा जा रहा है वहाँ पे, और जो भी आगे उसमें जानकारी उपलब्ध होती है, हम लोग उनकी आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा या फिर जिस भी कारण से यह उनकी मृत्यु हुई है उसका खुलासा करने के बाद आप लोगों को अवगत कराएंगे। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मौजे महुआरे गांव में शुक्रवार की सुबह आकाशीय बिजली गिरने से चाय की दुकान पर बैठे आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बता दें कि घायलों में अजरुद्दीन आलम, उपेंद्र शाह, दुरेंद्र गुप्ता, मुमताज अहमद, शौकत अली, शमशीर अब्बास मियां, एजाज अहमद, निसार अहमद शामिल हैं। और अगली खबर नालंदा जिला के अंतर्गत राजगीर से है, जहां बिहार एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। यहां 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इस दौरान 2 पिस्टल, मैगजीन और 1000 जिंदा कारतूस के साथ इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी हथियार तस्कर औरंगाबाद से राजगीर पहुंचे थे। आसपास के इलाकों में अपराधियों को हथियार की सप्लाई करनी थी। आशंका यह भी है कि पंचायत चुनाव में बाधा डालने के लिए हथियार मंगाए जा रहे हैं, जिसे पुलिस ने वक्त रहते अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं गिरफ्तार तस्करों में अनिल, प्रभात और पवन कुख्यात तस्कर हैं। फिलहाल एसटीएफ की टीम गिरफ्तार तीनों अपराधियों से सभी बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। बढ़ते आगे, जहां बेगूसराय में आज एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब पानी से भरे गड्ढे में एक स्कूली बस पलट गई, जिसके बाद गांव वालों के सहयोग और सूझबूझ से बस में सवार तकरीबन 38 बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। बता दें कि सुरक्षित निकाले गए 38 स्कूली बच्चे बलिया के ही गुरुकुल स्कूल के छात्र हैं। घटना बलिया थाना क्षेत्र के पोखरिया की है, जहां घटना के संबंध में यह भी जानकारी मिल रही है कि बलिया प्रखंड के गुरुकुल स्कूल के सभी बच्चे बस से सवार होकर NH 31 स्थित मामू भागना मोड़ स्थित गुरुकुल स्कूल जा रहे थे। तभी ड्राइवर के संतुलन खो देने की वजह से बस पानी भरे गड्ढे में पलट गई। घटना के बाद काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और अपनी जान जोखिम में डालकर सभी 38 बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया।
हर चीज हम व्यवस्था नहीं रहे, हम व्यवस्था लेकिन कोई व्यवस्था रहेगी नहीं, व्यवस्था कहाँ करेगा और कैसे रहा। घर और सब गिर गया, हम लोग का बैठ गया, रहने का व्यवस्था नहीं है। वीडियो साहब के पास गए तो बोला ठीक है, बोल देखते हैं 2-4 दिन बोल स्कूल में रहो, तो वही हम लोग बोला तो अभी जा रहे हैं वीडियो के पास। कहाँ रहने के लिए अभी जा रहा तुम लोग? गढ़ स्कूल बोला। इस बड़ाकर में जब पुल नहीं था तो मैंने कहीं पर लोटा चला करके परवरिश कर रहे थे। उसके बाद आज 22 साल के बाद इतना वर्षा हुआ है जो कि पानी इतना बड़ाकर नदी में उतरा हुआ है। और इससे पहले हम लोग यहाँ लकड़ी का भी पुल बनाए थे। घर बैठे 2 मिनट और एक अपना अवस्था खराब है और रहे कहाँ वीडियो सब सुन गए तो वीडियो साहब कल के बोले गढ़ स्कूल में अभी तो तत्काल रह तक बाद हम व्यवस्था करबो तो दरखास्त लिख के हमरा देना है। और अब बात गुमला की करेंगे, जहां जिले में घाघरा प्रखंड में द्वितीय कर्मा को लेकर पाकरटोली युवा समिति द्वारा आयोजित 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन पाकरटोली मैदान में संपन्न हुआ। बता दें कि फाइनल टूर्नामेंट का शुभारंभ थाना प्रभारी आकाश कुमार पांडे ने किया। इस दौरान फाइनल टूर्नामेंट मैच राजा फुटबॉल क्लब घाघरा बनाम CGH चंद्रा के बीच खेला गया, जिसमें 3-0 से राजा फुटबॉल क्लब घाघरा ने जीत हासिल की। वहीं मौके पर मुख्य अतिथि थाना प्रभारी आकाश कुमार पांडे का कहना है कि खेल की भावना से खेले, हारी हुई टीम को हताश नहीं होकर निरंतर प्रयासरत रहने की जरूरत है। आप युवा नशा पान से दूर रहकर एक बेहतर समाज की कल्पना करें। मौके पर मौजूद लोगों में उमेश उरांव सहित कई खेल प्रेमी और खिलाड़ी भी मौजूद नजर आए। के अवसर पर पाकरटोली में युवा लोगों की समिति के द्वारा यहाँ पे फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत जितने भी यहाँ के लड़के हैं उनको एक तरह का अपॉर्चुनिटी मिलता है ताकि वो अपना प्रतिभा को दिखा पाएं और आगे बढ़ पाएं। और इसको मैं भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ कि यहाँ से भी हमारे लड़के आगे बढ़ें और खेल के। वहीं गुमला जिले के घाघरा प्रखंड कार्यालय परिसर के सभागार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 2-2 किलो सरसों के बीज का वितरण 30 ताना भक्तों और किसानों के बीच किया गया। इस दौरान तकनीकी विशेषज्ञ अजीत कुमार ने कहा कि ये RJ 98 नई वैरायटी का सरसों का बीज है, जिसे किसानों के बीच वितरित करना है, जिसमें कम पानी होने पर भी सरसों की उपज अच्छी मात्रा में होगी, जिससे किसानों को उपज करने में परेशानी नहीं होगी। किसानों के द्वारा लोकल बीज का इस्तेमाल करने पर उनकी उपज काफी कम मात्रा में होती है, लेकिन इस नई तकनीक और नई वैरायटी के बीज से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। बता दें कि इस मौके पर BTM इंद्र प्रताप पांडे, वीवो प्रभु साहू सहित कई लोग मौजूद नजर आए। सेमल गांव है ना, सेमल गांव में दिया गया है। घाघरा प्रखंड का सेमल गांव में दिया गया है। इसमें अभी हम लोग 30 टाना भगत के भी केस में हम लोग सिलेक्शन किए हैं। उन लोगों को हम 2-2 किलो सरसों का वैरायटी दे रहे हैं, जो नई वैरायटी है RJ 298, एक नई प्रजाति है वो, जिसका यील्ड बहुत ही अच्छा है। 20 क्विंटल पर हेक्टेयर तक उसका यील्ड है। वो अभी किसानों को दिया जा रहा है। इस बीज का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत दिया जा रहा है। वहीं गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र के रतनटोली गांव में एक नवजात शिशु को कुएं में फेंके जाने का मामला सामने आया। इस संबंध में रोजबेट लकड़ा ने बताया कि उनकी बेटी का नाम जयंती लकड़ा है और वो मानसिक रूप से परेशान है। उसने कल रात को अपने नवजात शिशु को गांव के बाहर एक कुएं में फेंक दिया, जहां नवजात शिशु की मौत हो गई। इसकी जानकारी गांव वालों को खुद युवती ने ही दी, जिसके बाद गांव वालों ने कुएं के पास जाकर मासूम के शव को बाहर निकाला। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस और पंचायत के मुखिया को इस घटना की सूचना दी। वहीं तुरंत थाना प्रभारी की अगुवाई में पुलिस दल बल के साथ गांव पहुंची और ग्रामीणों और पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी हासिल की। बता दें कि शिशु के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया गया है। जमशेदपुर में डायवर्जन के ऊपर से पानी बहने के कारण उड़ीसा टाटा मुख्य मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित है। बताया जा रहा है कि पोटका के हल्दीपोखर नागा नदी के पास नवनिर्मित पुल का निर्माण किया जा रहा है। वहीं पास से ही डायवर्जन भी बनाया गया है, जो भारी बारिश के चलते टूट गया है।
पानी डायवर्जन के ऊपर से बहने लगा है, जिससे जमशेदपुर से उड़ीसा जाने वाले मुख्य मार्ग घंटों से बाधित है। दोनों ओर हजारों की संख्या में वाहनों का आना जाना नहीं हो पा रहा है। मैंने डाइवर्सन टूट गया, पुलिया चालू था उसको भी उखाड़ दिया गया। मैंने तत्काल बारिश दो दिन से बारिश हो रहे हैं। बारिश का इतना भारी बारिश कि उसमें बोलने का कुछ नहीं है। अच्छा, ठेकेदार को बोला गया। अच्छा, हाथा पुलिया भी टूट गया है। यही परिस्थिति हाथा पुलिया का भी है। मैंने दोनों टाइप डाइवर्सन कर रहे हैं। मैंने साइड गाल, तो बरसात का टाइम साइड गाल नहीं करना चाहिए अभी उतना आंधी तूफान में। और डाक विभाग के प्रयास से अब देश के कोने कोने तक रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका का प्रसाद पहुंचेगा। जी हां, भारतीय डाक विभाग, झारखंड प्रमंडल और छिन्नमस्तिका मंदिर न्यास समिति के संयुक्त तत्वाधान में छिन्नमस्तिका परिसर में प्रसादम कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बता दें कि उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डाक अधीक्षक हजारीबाग रूपक सिन्हा और विशिष्ट सहायक डाक अधीक्षक रामगढ़ कुणाल प्रियदर्शी पहुंचे। इस दौरान दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मौके पर डाक अधीक्षक का कहना कि डाक विभाग के प्रयास से अब छिन्नमस्तिका मंदिर का प्रसाद पूरे देश के लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। मंदिर समिति की तरफ से और भारतीय डाक विभाग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें मंदिर के प्रसाद का जो भक्तगण तक जो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, यहाँ नहीं आ पाते हैं, उनको घर बैठे यहाँ प्रसाद हम लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घर तक, उनके दरवाजे तक पहुँचाने का कार्य करने वाले हैं। इसके लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।